हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर आज आपके लिए प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट्स क्या होती हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, कितने कितने टाइप्स की इवेंट्स होती हैं। ये सब मैं आप लोगों के साथ पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे से और नोट भी कर लिया होगा। कोशिश ये करा करो जो जो चीजें मैं बताता हूं उसे साथ साथ अपनी कॉपी पर लिखते जाओ। लिखने से चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं। ठीक है, आज हम उस लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम तुम्हारे साथ पढ़ाएंगे उससे आगे का। तो देखो बच्चों, अब हम यहां पर नेक्स्ट जो आगे चीज ले रहे हैं वो है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम बच्चों? अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ऐसा प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट्स है ना वो मोस्टली सेट थ्योरी से कनेक्ट हो जाती हैं। तो मैं यहां पर एक हेडिंग मैंने टेबल बनाई है, इसमें देखें आप, यहां लिख रखा है मैंने वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, मतलब वर्बली हम बोलेंगे वर्डों में, और सेट थ्योरेटिकल नोटेशन में कैसे लिखेंगे। ये है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये लिखना आ गया तो काफी सारी प्रॉब्लम है तुम्हारी सेट थ्योरी की हेल्प से दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग देखें, सबसे पहले अगर कहीं लिखा आता है नॉट ए, नॉट ए का मतलब यह है कि कोई भी एक इवेंट है, कोई कहे उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, नॉट ए, तो उसका वर्बल एक्सप्रेशन तो आपका नॉट ए हो गया। सेट थ्योरी में आप उसे ए बार से या ए डैश से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा वर्ड कभी कभी आता है ए और बी, मतलब इवेंट, एक इवेंट ए और दूसरी इवेंट भी है और वो कहेगा ए और बी, तो ए और बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। एटलीस्ट का मतलब ए और बी में से कोई एक हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए या दोनों हो जाए। तो इसको हम लोग बच्चों सेट थ्योरी में ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बच्चों एक आता है ए एंड बी। जब भी कभी ए एंड बी आ जाए, मतलब दोनों इवेंट का एक साथ होना, साइमल्टेनियस अक्यूरेंस ऑफ ए एंड बी, या दोनों का एक साथ होना, इसे हम लोग सेट थ्योरी में ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर कहीं आ रहा है ए बट नॉट बी, इसका मतलब है कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड दो इवेंट है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ए तो हुई पर बी नहीं हुई, ए बट नॉट बी, तो इसे आप सेट थ्योरी में कैसे लिखोगे बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी बार, ए तो हुई बी नहीं हुई, तो बी के ऊपर क्या आ गया? बार। ऐसे ही किसी ने कहा नाइदर ए नॉर बी, मतलब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड दो इवेंट है ए और बी सॉरी, तो हम देखा ना तो ए हुई ना बी हुई, तो इसे हम लोग सेट थ्योरी में ए बार इंटरसेक्शन बी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ए बार का मतलब ना तो ए हुई और इंटरसेक्शन बी बार का मतलब ना ही बी हुई। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब यह है, जैसे देखो यहां पे कहा था ए बट नॉट बी, इसका मतलब ए तो हो रही है पर बी नहीं हो रही है। अब एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब है कोई एक होनी है एग्जैक्टली वन। अच्छा, नाम नहीं बताया कौन सी होनी है, तो यहां पे दो केस हो सकते हैं, ए हो जाए बी नहीं हो, ए हो जाए बी नहीं हो, या फिर बी हो जाए ए नहीं हो। तो इस वाले हिसाब से हम इसे सेट थ्योरेटिकल लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बार, यहां पर ए हो गई बी नहीं हुई, और या तो यूनियन आ गया ए बार इंटरसेक्शन बी। तो ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है? एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। एक है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी, तीन इवेंट अगर है मान लो ए बी सी, और एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, और ऑल द थ्री ए बी सी, तो इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों ये सारा का सारा आपको एक बार माइंड में सेट करना है, वर्बल डिस्क्रिप्शन और सेट थ्योरेटिकल नोटेशन। क्या क्या उसके वर्बल डिस्क्रिप्शंस हैं, उनको सेट थ्योरेटिकली कैसे लिख सकते हैं। तो जो हमने सेट थ्योरी के अंदर कार्डिनल नंबर में चीजें पढ़ी थी ना, उससे कनेक्ट करके हम प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक, अगला टॉपिक ले रहा हूं बच्चों मैं। अब आ रहा है क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी तक तो हमने बस बच्चों तुम्हें क्या पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी के बारे में तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स की जानकारी दी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होती हैं, इवेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं और उनका सेट थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। अब बात आती है क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की। ये जो प्रोबेबिलिटी है ना थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है, देखें आप लोग क्या है। ए रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स एन सिंपल इवेंट विच आर एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना। मान लो बच्चों को ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके टोटल एन सैंपल पॉइंट है या आउटकम्स है, तो हर एक इंडिविजुअल आउटकम्स क्या कहलाती है, एक सिंपल इवेंट है जो कि एग्जॉस्टिव है, यानी कि सबको मिलाएंगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो सिंपल इवेंट कभी भी एक साथ हैपन नहीं हो सकती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और इक्वली लाइकली है, उनके होने की प्रोबेबिलिटीज समान है, बराबर है, इक्वली लाइकली है। अगर इन दोज एन इवेंट एम आर फेवरेबल टू द ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट ई, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड एक इवेंट ई है, उसके फेवर में एम आउटकम्स हैं, तो बच्चों देन द रेशियो एम अपॉन एन इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। तो बच्चों ये जो रेशियो होता है एम अपॉन एन, एम क्या है, फेवरेबल टू इवेंट ई, और एन क्या है, टोटल। तो इस वाली को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई, और इसे हम लोग बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है एम अपॉन एन। यहाँ पे एम क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल सैंपल पॉइंट टू इवेंट ई, और एन होते हैं टोटल सैंपल पॉइंट या टोटल आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस। यहां पर मैंने वर्ड में भी लिख दिया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कनेक्टेड टू या जुड़े होते हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से। वी राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों से। यहां पर एन ऑफ ई स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फेवरिंग टू इवेंट ई, और नंबर ऑफ एस स्टैंड फॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस। समझ आ रही है बात, मतलब ये भी ऐसे आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद कर लेना कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होती है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, जहां पर नंबर ऑफ ई क्या स्टैंड करता है, फेवरेबल सैंपल पॉइंट टू इवेंट ई, और नंबर ऑफ एस क्या होता है, सैंपल पॉइंट टू द सैंपल स्पेस। कुछ रिमार्क है फ्रॉम द डेफिनेशन, इट इज क्लियर दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 देन ई इज इम्पॉसिबल इवेंट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 देन ई इज श्योर इवेंट। यहां से आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो नंबर ऑफ ई होगा ना वो नंबर ऑफ एस से छोटा होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आ सकती है या फिर 1 से छोटी आ सकती है, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो याद रखना किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर उसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बाई चांस बच्चों 0 आ रही है तो इसके मायने ये होते हैं कि वो इवेंट इम्पॉसिबल है, और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इवेंट आपकी श्योर इवेंट है। आगे चलते हैं बच्चों, बाय द डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एम अपॉन एन होता है। इफ एम आर द फेवरेबल, इफ एम आर फेवरिंग ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हो जाएगी एन माइनस एम अपॉन एन, या 1 माइनस एम अपॉन एन, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इस वाली बात को समझ लेना जरा ध्यान से। रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएट एक इवेंट ई थी, उसके फेवरेबल केस कितने थे, एम, उसके फेवरेबल केस कितने थे, एम। तो अगर कोई तुमसे कहे तो एन माइनस एम आर नॉट इन द फेवर ऑफ ई, तो जो टोटल सैंपल पॉइंट कितने थे बच्चों, एन, इवेंट के फेवर में कितने थे,
m, तो इवेंट के फेवर में कितने नहीं होंगे, n माइनस m। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालनी है, मतलब नॉट फेवरेबल टू ई, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस एम अपॉन एन। n से n एक एक के नीचे लिखना, n से n कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस m अपॉन n, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इस हिसाब से देखें आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार होता है 1। मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो 1 से माइनस करके ना होने की निकाल सकते हो, और ना होने की मालूम है तो 1 से माइनस करके उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को निकाला जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बस बेटा ये फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाला जाता है। ऊपर लिखते हैं उस इवेंट से रिलेटेड सारे फेवरेबल केस, नीचे आ जाते हैं टोटल केस, उसको सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी निकल आती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0, 1 या उसके बीच में रहती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, इसका तात्पर्य यह होता है कि वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो वो इवेंट सर्टेन इवेंट है, यानी कि होने की होनी है। बाकी कोई सी भी इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बताया कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ना होना मतलब कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट का टोटल 1 होता है। इफ यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, देन इट्स कंप्लीमेंट कैन बी फाइंड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। एक और बात ध्यान रखना, द रेशियो m is to n minus m, द रेशियो n is to n minus m। m क्या है? जैसे कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, e उससे कनेक्टेड एक इवेंट थी, तो e के फेवर में कितने केस माने थे बच्चों मैंने? m। तो e के जो केस फेवर में नहीं थे वो कितने थे? n माइनस m। तो जो ये रेशियो होता है ना बच्चों, m is to n minus m, या प्रोबेबिलिटी ऑफ e is to प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार is called as odds in favor of the event E. Also the ratio n minus m is to m, or probability of E bar is to probability of E is called as odds against event E. तो ये वाला एक टॉपिक है, थोड़ा सा मैं एक बार और बताना चाहूंगा, ये बड़ा खास है। ऐसा होता है क्वेश्चनों में कभी कभी इवेंट का फेवरेबल केस और अनफेवरेबल केस डायरेक्ट नहीं देते हैं, ऐसे करके दे देते हैं कि एक इवेंट है उसका ऑड्स इन फेवर ये है, या कहेंगे एक इवेंट है उसका ऑड्स इन अगेंस्ट ये है। तो बच्चों उससे हम लोग उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखें, मैंने कहा एक इवेंट है F, उसका ऑड्स इन फेवर हमें दे दिया 2:5, मतलब इवेंट F का ऑड्स इन फेवर 2:5 दे दिया। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्या बता रही है? ये मेन सुनने वाली बात है। तो जब फेवर वर्ड दिया हो तो जो पहला वाला रेशियो का टर्म्स होता है, ये पहला, ये बताता है नंबर ऑफ केस फेवरेबल टू इवेंट, यानी कि 2 केस इसके फेवर में है और 5 केस इसके अनफेवर में। समझ में बात आई? ये ऑड्स इन फेवर है इवेंट एफ का, तो पहला वाला नंबर क्या बताएगा बच्चों? पहला वाला नंबर बताएगा कितने केस इसके फेवर में है। तो यहां पे 2 लिखा है, तो 2 केस आर फेवरेबल टू द इवेंट एफ एंड 5 केस आर अनफेवरेबल टू द इवेंट एफ। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है तो तुम लोग जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। तो फेवर में कितने हैं? 2, टोटल 7 हो जाएंगे इन दोनों का। दिस इज आंसर। ठीक है। और बच्चों इसी टाइप से अगर यहां पर ऑड्स इन अगेंस्ट लिखा आ जाएगा तो पहला वाला नंबर अनफेवरेबल केस बताता है और दूसरा वाला
फेवरेबल बताता है। तो ये वाली बात बेटा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। कई जगह बीच बीच में आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इस इवेंट्स का ऑड्स इन फेवर ये है, ऑड्स इन अगेंस्ट ये है। तो ऑड्स इन फेवर में पहला वाला जो उसके फेवर में है वो, बाद वाला अनफेवरेबल केस, और ऑड्स इन अगेंस्ट में पहला वाला अनफेवरेबल, बाद वाला फेवरेबल। ठीक है, ऐसा रहता है। आगे चलते हैं। लिमिटेशन ऑफ द क्लासिकल डेफिनेशन, जो ये मैंने अभी आप लोगों को क्लासिकल डेफिनेशन बताई, इसकी कुछ लिमिटेशन है। हर एक पोजीशन में आप इससे प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। इसकी पहली लिमिटेशन यह है, इफ आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वली लाइकली। अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं बच्चों वो इक्वली लाइकली नहीं है, तो फिर हम लोग ये वाली अप्रोच को यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात, द रैंडम एक्सपेरिमेंट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी आउटकम्स। अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में इनफाइनाइटली मैनी आउटकम्स हैं तो ये वाली अप्रोच यूज नहीं होती है। तो बेटा लिमिटेशन समझ में आ गई। ये वाली डेफिनेशन आप कब यूज नहीं करोगे, जब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड जितनी भी सिंपल इवेंट है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वली लाइकली। अगर उसमें से एक भी इक्वली लाइकली नहीं है, कहीं पर भी गड़बड़ हो रही है, देन वी कैन नॉट यूज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट हैं, वो इनफाइनाइटली मैनी है, तो भी हम लोग इस डेफिनेशन को यूज नहीं करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है बच्चों आप लोगों के लिए, देखना आप क्या कह रहा है, कैसे बिल्कुल सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, समझना जरा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 टेल एंड 1 हेड व्हेन 3 कॉइन आर टॉस। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। अभी तो हम लोग 10th और 11th पे ही चर्चा कर रहे हैं, अभी हमने 12th में एंट्री करी नहीं है, लेकिन आपको ये बेसिक्स भी आने चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप 12th की प्रोबेबिलिटी को समझ नहीं सकते। तो यहां पे कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 टेल एंड 1 हेड व्हेन 3 कॉइन आर टॉस। तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट बच्चों क्या है, 3 कॉइन टॉस किए गए हैं, और हम इंटरेस्टेड किस बात में है कि हमारे 2 टेल एंड 1 हेड आए। तो सबसे पहला काम हमने क्या करा बच्चों कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें आप लोग, 3 कॉइन टॉस, तो 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे। तो हमने उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे वो लिख दिया, 2 की पावर 3 8। कल बताया था मैंने, अगर 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट 8 होते हैं। उसके बाद हमारी इवेंट ई क्या है जो हमें चाहिए, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 टेल एंड 1 हेड। 2 टेल आने चाहिए और 1 हेड आना चाहिए। तो बच्चों 2 टेल और 1 हेड कैसे कैसे आ सकते हैं, अपना माइंड लगाकर लिख लेना। ये देखो 2 टेल और 1 हेड के केस हो गए, या तो ऐसा हो जाए तो 2 टेल और 1 हेड आ जाएगा, या ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ई क्या हो गया, 3। नाउ वी यूज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्या फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई 3 है, नंबर ऑफ एस 8 है, तो ये आपका आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल आई 3/8। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ टोटल स्कोर ऑफ 7 विद 2 डाइस। मतलब 2 डाइस फेंकने पर टोटल 7 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो बच्चों सॉल्यूशन देखें आप लोग, मैंने कर रखा है स्लाइड पे। 2 डाइस आर रोल किए जाते हैं तो नंबर ऑफ एस क्या होता है, 36। उसके बाद इवेंट अपनी लिख लो क्या है, ई इवेंट है गेटिंग टोटल 7 विद 2 डाइस। अब सोचो बेटा 2 डाइस फेंकने पे टोटल 7 कैसे आएगा, सर 1 6 आ जाए, 2 5 आ जाए, 3 4 4 3 5 2 6 1। नंबर ऑफ ई पता कर लो कितना हो गया, 6। बाय द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 6/36। 6/36 का मतलब 1/6 एंड दिस इज आंसर। इतना आसान होता है प्रोबेबिलिटी निकालना। करने का तरीका देख लो, लिखने का तरीका देख लो, कैसे सबने लिखा है। मैंने इसीलिए स्लाइड पर ढंग से लिख दिया बच्चों, इसी वेव के अंदर आप लोग प्रोबेबिलिटीज में लिख लिख कर ढंग से काम करना। ठीक है,
एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ए बैग कंटेन 4 रेड 5 ब्लैक बॉल एंड 6 ब्लू बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स ड्रॉन साइमल्टेनियसली आर 1 रेड एंड 1 ब्लैक। देखो समझना जरा क्या कह रहा है, एक बैग है उसके अंदर 4 रेड 5 ब्लैक एंड 6 ब्लू बॉल्स हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 बॉल ड्रॉन साइमल्टेनियसली आर 1 रेड एंड 1 ब्लैक। अगर उसमें से 2 बॉल निकाली जाए तो एक तो रेड हो और एक ब्लैक हो, तो बच्चों टोटल बॉल कितनी निकाली है? 2। तो सबसे पहले तो आप पता कर लो नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, 4 रेड 5 ब्लैक 6 बॉल इक्वल टू हो गया 15 बॉल्स। नाउ वी फाइंड बच्चों 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा वो लोग, मैंने बताया था जब बैग में से बॉल निकाली जाती है तो हम लोग कॉम्बिनेशन की सहायता लेते हैं, 15 में से 2 बॉल निकालनी है तो यहां आ जाएगा आपका 15C2। और बच्चों 15C2 की वैल्यू, बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, एनसीआर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर हमें 15C2 निकालना है तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 13। 15 को पीछे की तरफ खोलना है, ऐसे 15 इंटू 14 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 13। ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका 105 आ जाएगा। तो बच्चों नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 105। यानी कि टोटल सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट पॉसिबल हैं? 105। आगे चलते हैं, 105 सैंपल पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं। इसके बाद ई इवेंट क्या है? 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 1 इज रेड 1 इज ब्लैक। तो रेड में से रेड निकाल लो, ब्लैक में से ब्लैक निकाल लो, तो नंबर ऑफ ई हो जाएगा 4C1 इंटू 5C1 यानी कि 20। और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपका आंसर हो गया नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, 20 अपॉन 105, 4 अपॉन 21। ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल हैं, वैसे तो सारे डिस्कस हो चुके हैं लगभग, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लो। ये प्रोबेबिलिटी का रूल नंबर 1 है बच्चों। ये रूल कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज अ नंबर आइदर अ फ्रैक्शन और डेसिमल बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 0 and 1। दिस इज डिनोटेड बाय दिस। ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होती है या 1 होती है या फिर उसके बीच में होती है। दूसरा प्रोबेबिलिटी का रूल है बच्चों, ये भी हम लोग आप लोगों के साथ देख रखे हैं, इफ एन इवेंट ई कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड ऐसी इवेंट है जो हैपन ही नहीं हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होती है? 0 होती है। प्रोबेबिलिटी का तीसरा रूल है बच्चों, इफ एन इवेंट ई इज अ सर्टेन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1। अगर कोई इवेंट सर्टेन है, होनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का रूल नंबर 4 है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम इन द सैंपल स्पेस इज 1। ये बड़ा खास है। जैसे कोई भी मान लो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें लिखा है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस इज 1। अब उससे रिलेटेड सैंपल स्पेस से रिलेटेड मान लो 2 आउटकम्स हैं। जैसे मान लो कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। जैसे डाइस को रोल किया तो डाइस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आता है। ठीक है। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी का रूल नंबर 5 ये कहता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी का रूल नंबर 5, अगर ई और ई बार 2 कंप्लीमेंट्री इवेंट हैं तो उन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, पर मैंने क्या करा, जो अभी तक पढ़ाया उसका सारा निचोड़ एक रूल बना के दे दिया। भैया ये रूल होते हैं। पहला रूल बताया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, 0 हो सकती है या 1। अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर कोई इवेंट सर्टेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। एक मैंने ये बड़ा इंपॉर्टेंट बताया
कि अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट से जितने भी सैंपल स्पेस में पॉइंट है उन सबके आउटकम की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार 1 होता है। उसके बाद एक है प्रोबेबिलिटी का रूल नंबर 6 है, ये ध्यान देना, अगर ई और एफ भी टू एनी इवेंट है एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, मतलब जैसे ई और कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है उससे कनेक्टेड दो इवेंट दी हुई है ई और एफ। ठीक है, तो बच्चों किसी ने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बताओ। ई यूनियन एफ का वर्बली डेस्क्रिप्शन मैंने क्या बताया था, एटलीस्ट वन ऑफ ई एंड एफ, या ई और एफ, मतलब या तो ई हो जाए या एफ हो जाए या दोनों हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, इसे हम लोग बच्चों अगर इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर बाई चांस ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, इट मींस देयर इंटरसेक्शन इज 0, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा 0। उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि बच्चों ये वाले की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी क्योंकि इवेंट्स कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दिस थ्योरम नोन एज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस थ्योरम को हम लोग बच्चों एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से जानेंगे। ये हमारी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका कुछ रिमार्क्स हैं, ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड दो इवेंट ई एफ है, किसी ने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार बताओ। ई इंटरसेक्शन एफ बार का मतलब क्या है, ओनली ई बट नॉट एफ, तो आंसर होता है ई की प्रोबेबिलिटी में से इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। ठीक, दूसरा अगर कोई ई बार इंटरसेक्शन एफ पूछे तो एफ की प्रोबेबिलिटी में से ई यूनियन एफ माइनस कर दो। अगर आपसे कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार पूछे नाइदर ई नॉर एफ, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल बार, ये बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ होता है सेट थ्योरी का, उससे लिख दिया, और फिर कंप्लीमेंट वाले लॉ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ लिख दिया। ये डायरेक्टली याद करना बच्चों। उसके बाद अगर कोई कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यूनियन एफ बार बताओ, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का होल बार, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क हैं, ये पूरी प्रोबेबिलिटी के ड्यूरिंग आपके बहुत काम में आने वाले हैं बच्चों। तो मैं चाहूंगा ये चारों थ्योरम, एडिशन थ्योरम, क्लासिकल अप्रोच से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए और अच्छे से सीख लेना। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। यहां हमने आपका सेकंड लेक्चर खत्म किया है। यहां पर मैंने आज आप लोगों को बता दिया कि प्रोबेबिलिटी को निकालते कैसे हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस कर दिए। अब यहां पर बच्चों हमने 10th 11th की प्रोबेबिलिटी का एक आपको रिकैप दे दिया, हल्का सा रिवीजन करा दिया जो जो अभी तक पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आप लोग, मैं जब अब आगे पढ़ाऊंगा तो अपनी जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं उनको कनेक्ट कर दूंगा, या आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं अपने स्टडी मटेरियल, होने वाले टेस्ट, उनके सॉल्यूशन, ये सारी चीजें डालता रहूंगा टाइम टू टाइम पे। ठीक है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे कब कौन सा वीडियो आ रहा है। इस दौरान मैं बिल्कुल रेगुलर आपको टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहूंगा चैनल पे, और आप लोग उसे पढ़ते रहें। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।